नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आज खत्म होने जा रहे हैं। हरियाणा में आज मतदान होगा, जम्मू कश्मीर में मतदान पहले ही खत्म हो चुका है और मंगलवार को नतीजे आएंगे। तो हरियाणा के चुनाव को लेकर पूरे देश भर की काफ़ी रुचि है कि यहाँ पर इस बार क्या परिणाम आएगा, एग्जिट पोल क्या कहेंगे और चुनाव का परिणाम क्या आएगा। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदेश रावल। आदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो आदेश लोकमत समूह के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पर पैनी नज़र रखते हैं, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की राजनीति समझते हैं और इनके जो भी दावे रहते हैं हरियाणा को लेकर उसको सब लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो आदेश, अब आपने पिछली बार जब हमसे लगभग 1 महीना पहले बात की थी, आपने कहा था कि कांग्रेस को 50 सीटें आ रही है, 50 से ज़्यादा ही आ सकती है, ऐसा आपका ये आकलन था। अब जबकि चुनाव हो रहा है, उस समय आपका क्या आकलन है कि वही स्थिति है, कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं या बढ़ रही है, क्या होगा? जब मैंने आपसे बात की थी उस वक्त चुनाव की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब कुमारी शैलजा 10 से 12 दिन घर पे बैठ गई, वो बाहर नहीं निकली और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अंदर एक दलित वोटों को लेकर गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसमें खासतौर पर ये कहा गया कि कुमारी शैलजा को हम बीजेपी में शामिल करवाना चाहते हैं। उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस के वोटों में काफी गिरावट आई थी और उस इश्यू को लेकर काफी कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चा भी हुई कि ऐसा क्या हो गया कि कुमारी शैलजा बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उस बात को टैकल करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए और लगभग 12 दिन के अंतराल के बाद कुमारी शैलजा फील्ड में गई और राहुल गांधी ने जो अपनी पहली रैली हरियाणा में करी वो करी असंध में। असंध, मिलिंद जी, वो सीट है जहां से कुमारी शैलजा के नजदीकी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बैलेंस करने की कोशिश की और क्योंकि इसका एक बड़ा फैक्टर ये था कि दलित और जाट दो ऐसा वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो उनके पास 20 साल से है। हरियाणा का जो अध्यक्ष है वो दलित है पिछले 20-22 साल से और जो विधायक दल के नेता है वो जाट है। तो इन दो जातियों को लेकर कांग्रेस पार्टी चलती आई है। ऐसे में कुमारी शैलजा जब नाराज हुई तो उसका एक गहरा संदेश गया दलितों के बीच में और फिर उसको राहुल गांधी ने ठीक करने की कोशिश की। तो एक बार फिर से बीच में गिरावट आई थी, लेकिन आज की डेट में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो ये कहता है कि 55 सीटें पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इस पे +-3 कर लीजिएगा, यानी 3 घट सकती हैं, 3 बढ़ सकती हैं। 25 सीटों पे बीजेपी खड़ी हुई है, उसमें भी +-3 करना पड़ेगा और 10 सीटें मैं बोल रहा हूँ अन्य को। 10 सीटें मैंने अन्य इसलिए बोला है कि इसमें निर्दलीय और इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी और एक आध सीट जो जेजेपी और बसपा की बन रही है लेकिन आना मुश्किल है। ये 10 सीटें, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन जो है हरियाणा का वो इस वक्त 2 पार्टियों के बीच हो गया, बाइपोलर हो गया है। तो बाइपोलर में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता तो बीजेपी को फायदा मिलता। लेकिन मुझे बाइपोलर में 2 पार्टियों के बीच में जब चुनाव होगा तो इसमें ये जो अदर्स की संख्या है 10 की, ये घटेगी और जब ये घटेगी तो इसका जो रेशो है, जब ये घटेगी तो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बटेगी, लेकिन जो रेशो ज्यादा होगा वो कांग्रेस के हिस्से में जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदर्स की सीटें घट सकती हैं, लेकिन आज की डेट में मेरा जो डाटा है वो ये कहता है कि 55 सीटें कांग्रेस +-3, 25 सीटें बीजेपी +-3 और 10 अदर। तो ये जो आपने आंकड़ा दिया आदेश की, कांग्रेस की सीटें आपने पिछली बार 50 बताई थी या 55 हो गई, लेकिन आपने जो कहानी बताई कि बीच में कांग्रेस का कैंपेन ठंडा पड़ गया था जब शैलजा जी घर पे बैठ गई थी, तो राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते भर में जो कैंपेन जिस तरह से किया, पदयात्रा या यात्रा निकाली और एक तरह से पूरी कैंपेन को उन्होंने लीड किया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये कैंपेन पहले चला रहे थे, लेकिन उसमें एक तरह से उसको जान फूंकने का काम जो है राहुल गांधी ने किया। शैलजा और हुड्डा को भी एक मंच पे लाया, कल अशोक तंवर को भी हुड्डा के मंच पे लाया उन्होंने। तो कहीं ना मतलब ये राहुल गांधी का जो फैक्टर है वो कितना महत्वपूर्ण रहा ये इस चुनाव में अब तक जो देखते हैं हम उसमें। राहुल गांधी ने अपने मन से एक स्टेटमेंट भी दिया था, ऐसा ही उन्होंने कहा कि हमारे जो शेर हैं कई बार लड़ पड़ते हैं, तो मेरा काम है कि मैं उनको एक मंच पे लेके आऊं। अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं राहुल गांधी की यात्रा से। जो उन्होंने पहले दिन जब वो कैंपेन में उतरे तो उनकी 2 रैलियां हुई, एक बरवाला में, एक असंध में। उसके बाद सेकंड डे उन्होंने एक पदयात्रा निकाली जो कि
पद यात्रा नहीं कहेंगे उसको, बेसिकली ये था कि हेलीकॉप्टर के जरिए मैक्सिमम 2 या 3 विधानसभा टच कर पा रहे थे। तो एक एक नया तरीका ढूंढा प्रचार का। तो उसमें ये कहा कि हम एक दिन में 6 विधानसभा टच करेंगे, लेकिन हम वो बाय रोड करेंगे, जिसमें छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, 2 बड़ी रैली होंगी। और मिलिंद जी, एक खास बात बताता हूँ मैं इसमें क्या रहा कि नारायणगढ़ से ये यात्रा शुरू हुई और नारायणगढ़ से शुरू होके मुलाना, अंबाला, लाडवा, थानेसर जाके वो रुक गई। बेसिकली ये वो बेल्ट है जहां 10 साल से बीजेपी का जो गढ़ है, जहां से बीजेपी 10 साल से राज करती है, इसको बोलते हैं गैर जाट बेल्ट। इसको कहा जाता है जीटी रोड बेल्ट। और एक खास बात देखिए इसमें क्या थी, नारायणगढ़ वो जगह है जहां से नैब सिंह सैनी पहली बार विधायक बन के आए। वहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद इसको खत्म किया गया कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां से नैब सिंह सैनी सांसद रहे। और बीच में यात्रा लाडवा से गुजरी, जहां से नैब सिंह सैनी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखा गया। तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश करी कि खासकर राहुल गांधी ने कि नारायणगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाए और एक पब्लिक मैसेज दिया कि हमारे ये जो नेता है, ये 2 नेता हमारे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी खड़ी थी, बीच में राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी के लेफ्ट और राइट में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा खड़ी हुई थी। तो इस यात्रा के जरिए ये राहुल गांधी ने अपना प्रचार करने का तरीका बदला है। मैंने भी जानने की कोशिश करी थी कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपको यात्रा ही करने क्यों पड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन में हम 2 या 3 रैली कर सकते हैं, लेकिन जब रैली करते हैं तो जितने लोग रैली ग्राउंड में होते हैं, आप उनको संबोधित करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये तरीका चेंज किया तो इसमें 2 रैलियां की गई, छोटी-छोटी नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं की गई, ट्रक ड्राइवर से मिला गया, एनजीओ के लोगों से मिला गया, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला गया। तो इसमें आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। तो ये मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा, जो नया पैटर्न शुरू हुआ है कैंपेन का, इससे कांग्रेस पार्टी के प्रचार में और कनेक्ट में हरियाणा के लोगों के साथ, इससे कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। नहीं तो चूंकि हम राहुल बात कर गांधी रहे थे कि राहुल गांधी ने अपने प्रचार का तरीका बदला है। एक बात और मैंने नोटिस की, उनके खास करके 2 बयानों की मैं बात करूंगा आदेश। एक तो ये बयान था कि जलेबी का डिब्बा उन्होंने वहाँ पर बता दिया, लहरा दिया और कहा कि देखिए जी, ये जलेबी है और ये देश में जा सकती है, दुनिया में जा सकती है। दूसरी बात ये हाव भाव करके बहना कि भाई कांग्रेस ही हमेशा खुश रहता है, आरएसएस वाला बड़ा दुखी सा घूमता है मुंह बना के, तो एक्टिंग करना, ये सब जो मैं क्या कहूँ, मतलब उसको ड्रामा कह लीजिए, इस तरह की जो चीज़ें जो हैं राहुल गांधी के भाषण में आमतौर पर देखने नहीं मिलती थी। लेकिन ये अब के मतलब इसको खास करके मैंने हरियाणा में नोटिस किया कि ये चीज़ें अब उनके कम्युनिकेशन में ये सारे ड्रामे भी अब शामिल होने लग गए हैं। देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। जो आपने बात करी कि जलेबी को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, फैक्ट्री की बात कर रहे थे, ऐसी गलतियां अक्सर राहुल गांधी इससे पहले भी करते रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बयान आपको मिल जाएंगे जहां वो बेसिकली क्या होता है, वो कई ऐसे शब्द हैं जहां वो फंस जाते हैं, जहां वो अंग्रेजी में उसको सोचते हैं और हिंदी में बोल देते हैं, तो उसके उसके मायने अलग हो जाते हैं। तो ये जो जलेबी वाला मसला था, ये वैसा ही था। और दूसरी बात आपने कही कि जो एक्टिंग वाली बात है, ये एक नई चीज मैंने देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं ना कहीं वो अपने वर्क को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जब वो ऐसी बातें करते हैं कि संघ के लोग ऐसे दिखते हैं और कांग्रेस के लोग खुशी खुशी नजर आते हैं, या हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनका एक मोटिवेट करने का तरीका हो सकता है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, जलेबी वाली बात, ऐसी बातों में राहुल गांधी हमेशा फंसते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पे उनके मीम्स बनते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी जो बड़ी वजह है मुझे लगती है कि बहुत सारी चीजों को राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं, और जब उनको वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके वो मायने हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये एक बड़ी वजह मुझे लगती है उनकी कम्युनिकेशन में लैक करती है, जिसपे उनके उनके स्ट्रैटेजीज जो भी रणनीतिकार उनको काम करने की आवश्यकता है। और ये पहली बार नहीं हुआ मैंने जी, कई बार हो चुका है इससे पहले भी। तो आदेश, हमने कांग्रेस के कैंपेन की तो बात कर ली, लेकिन बीजेपी के कैंपेन की चर्चा नहीं की। तो बीजेपी का कैंपेन कैसा रहा? मतलब प्रधानमंत्री भी आए, अमित शाह भी आए, और खट्टर साहब जैसे गायब रहे। एक बात ये कही गई कि भाई उनको कैंपेन से हटा ही दिया गया। तो बीजेपी के लिहाज से ये चुनाव कैसे रहा? क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि अभी भी वो 25 से 30 सीटों पर बैठी हुई है, तो लोग जो बात कर रहे थे कि बीजेपी साफ हो जाएगी या बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा, वैसा अभी तक तो नहीं लग रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है, मैं कैंपेन से शुरुआत करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली कुरुक्षेत्र में हुई, वहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को नहीं बुलाया गया, जबकि 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर वही थे, लेकिन उनके चेहरे को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया।
इसका मतलब ये है कि जब उनको हटाने का फैसला लिया गया था तो बीजेपी लीडरशिप के पास इस बात की रिपोर्ट्स से जानकारी थी कि मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले हटाया गया। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी वहां 5 सीट जीतने में कामयाब रही और बीजेपी को 5 ही मिली, लेकिन 50% का लॉस बीजेपी को हरियाणा में हुआ। नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट चेहरा है मिलिंद जी, मतलब ओबीसी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। हरियाणा जैसा प्रदेश है ना, वहाँ ऐसे सॉफ्ट चीफ मिनिस्टर्स चलते नहीं है। हरियाणा को बड़े डिफरेंट नेता चाहिए जो, आप देखिए नायब सिंह सैनी और चरणजीत सिंह चन्नी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब जितने छोटे टाइम के लिए चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर रहे, उतना ही टाइम नायब सिंह सैनी को मिला, और इनका जो पीआर सिस्टम है, जो भी कंपनी कर रही है या इनकी टीम कर रही है, वो बिल्कुल मैच करता है। वो बैलगाड़ी पे दिखाई देंगे आपको, वो लोगों से मिलते दिखाई देंगे आपको। तो वो इतना इतना साधारण चीफ मिनिस्टर हरियाणा को देखने को मिल रहा है, जो कि हरियाणा के नेचर के खिलाफ है। जब आप बात करते हो ना जाट की गैर जाट की, जो जो भी 10 साल की राजनीति बीजेपी की रही है, दरअसल हरियाणा की तासीर दूसरी है। हरियाणा का ब्राह्मण भी आपको ऐसा ही मिलेगा, इतने ही उसकी आवाज में तल्खी होगी। हरियाणा का यादव भी आपको ऐसे ही मिलेगा, हरियाणा का गुर्जर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। जाट तो वैसा है ही। तो ये राज्य बड़ा डिफरेंट है। यहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो नेगेटिव वोटिंग करते हैं। वो इसलिए वोट नहीं देते कि आपको जिताना है, वो मुझे इसलिए वोट देंगे क्योंकि आपको हराना है। तो इस तरीके से बीजेपी का जो कैंपेन है इतना अग्रेसिव नहीं रहा कुल मिला के। प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक जो ताबड़तोड़ कैंपेन पीएम करते थे, जब उनको लगता था कि नहीं हम आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, एक ये बात मैं खुद कहता था कि बीजेपी हार नहीं मानती, लेकिन इस बार मुझे वो दिखाई नहीं दिया कि इतनी अग्रेसिव बीजेपी है कि वो किसी भी हद तक जाएगी और आखिर तक लड़ेगी। तो वो चीज मिसिंग थी इस बार के बीजेपी के कैंपेन में। नहीं तो वो चीज मिसिंग थी, बल्कि उल्टा हम हो अब गया। तक ये देखते थे कि मतलब कांग्रेस के लोग तोड़ दिए या विपक्ष के लोग तोड़ दिए और वो बीजेपी में ऐन मौके पे शामिल हो जाते थे। तो कल जो अशोक तंवर वाला ड्रामा हुआ कि 1 बजे वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए भाषण दे रहे थे और 3 बजे वो कांग्रेस के मंच पे पहुंच गए, तो ये तो एग्रेशन है इस बार कांग्रेस की तरफ से देखने मिल रहा है, अगर आप इसको दूसरे तरह से देखें। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अशोक तंवर की एंट्री हुई है, तो इसका क्या कोई जैसे दलित वोटों को लेकर चिंता थी इसलिए उनको लाया गया है, या इसके पीछे कोई और वजह है? इसमें ना मिलन जी एक तीर से कई शिकार हुए हैं। पहली इसका जो बेस है वो ये कहता है कि जो बीजेपी ने दलित वोट को टारगेट करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोट दलित बैंक है, दलित वोट बैंक है हरियाणा में। उसको काउंटर करने की कोशिश हुई है कि देखिए हमारे पास जो आपके यहाँ दलित नेता थे वो हमारे पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि उनकी घर वापसी हुई है। दूसरा मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा को भी बैलेंस करने की कोशिश हुई है। इसकी वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब टिकटें बटी और उसके बाद शैलजा घर से नहीं निकली, तो उस बात से राहुल गांधी नाराज थे कि जिन लोगों ने टिकटें बांटी उन्होंने बैलेंस क्यों नहीं किया, क्यों सब लोगों को साथ लेके नहीं चले। तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी बनती थी किसी वेणुगोपाल की और अजय माकन की। तो मुझे लगता है कि उसको भी बैलेंस किया गया, उसको भी काउंटर किया गया और ये दिखा दिया गया कि देखिए हमारे पास दलित नेता और भी हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि 3 तारीख क्यों चूज की गई, आखिर की जो लास्ट डे ऑफ कैंपेन था वो क्यों रखा गया? मुझे लगता है कि इनको ऐसा अंदेशा था कि कुछ ना कुछ, कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे दलित वोट पार्टी का खिसक जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका काउंटर अशोक तंवर को रखा गया था। लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कांग्रेस पार्टी शैलजा के अलावा, जिससे कांग्रेस पार्टी का दलित वोट बैंक पे बीजेपी सेंध लगा सके। तो उसके काउंटर के लिए रखा गया था और इसलिए अशोक तंवर को लास्ट डे ऑफ कैंपेन में ज्वाइन कराया गया, वो भी असंध में, सॉरी माफ कीजिएगा महेंद्रगढ़ में। तो वहां ये पहुंचे। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं था कि ये कल ही तय हुआ है, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। ये लगभग मुझे लगता है कि कई कई महीनों की बातचीत है जो चल रही थी, और 2 महत्वपूर्ण जनरल सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व हैं जो राहुल गांधी के काफी नजदीकी माने जाते हैं, और उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन किया। और कल जिस तरीके से ज्वाइन कराया गया कि आखिर तक भनक नहीं लगी बीजेपी जैसी पार्टी को, जिनका पूरा तंत्र है, जो पूरा देश चला रहे हैं, उनको इस बात की भनक नहीं लगी कि इनके वो नेता जो इस बार लोकसभा लड़े थे वो 1-1.5-2 घंटे के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चूक है बीजेपी के इंटेलिजेंस की। तो चलते चलते आदेश, आपने जो आंकड़े दिए उस पर आप कायम हैं, जो कि आप जो बता रहे हैं? देखिए मिलन जी, जो जमीन से मुझे इनपुट मिल रहा है वो तो यही कहता है। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कांग्रेस पार्टी
55 सीटों पे खड़ी है +-3, बीजेपी 25 सीटों पे खड़ी है +-3, 10 अदर्स मैंने उसमें आईएनएलडी भी है, उसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अदर्स की संख्या घट जाएगी क्योंकि इलेक्शन बाइपोलर हो रहा है, दो पार्टियों के बीच में हो रहा है, और ये सेम पैटर्न है लोकसभा का। लोकसभा में भी इसी पैटर्न में वोटिंग हुई थी, बीजेपी और कांग्रेस को वोट मिला, जेजेपी और आईएनएलडी का जो वोट था वो नोटा से भी कम था। तो उस हिसाब से जब मैं देख रहा हूं इसको, तो मुझे लग रहा है कि ये चुनाव दो पार्टियों के बीच धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। तो मैं अपने नंबर पे कायम हूं मिलिंद जी। वो तो आपके सामने हरियाणा के लोग बता ही देंगे कि क्या होने वाला है। मंगलवार हम दोबारा आपसे बात करेंगे, मंगलवार या बुधवार जब भी आपके पास समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए आदेश। तो ये थे आदेश रावल, जिनका आकलन ये है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और अगर हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो 10 साल बाद उसकी वापसी होगी, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का राज रहा है हरियाणा में। हरियाणा में जो बीजेपी की वापसी हुई या बीजेपी का जो आगाज़ कह लीजिए, अब तक बीजेपी हमेशा 2014 से पहले जूनियर पार्टनर रहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैजिक का कमाल कहिए कि 2014 के बाद से लगातार 2 चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने के लिए कामयाब रही। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, उसका क्या असर पड़ता है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, हरियाणा के चुनाव पर, इसके पहले रुझान हमको आज शाम को मिलने लग जाएंगे जब एग्जिट पोल आए थे। हालांकि एग्जिट पोल पर भी पिछली बार के जो आंकड़े आए उससे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे एक दिशा तो ज़रूर हमें पता चलेगी कि किस तरफ का रुख है। और न्यूज़ तक पर आप एग्जिट पोल भी देख सकते हैं, और मंगलवार को जो नतीजे आएंगे, जो अंतिम नतीजे होंगे, जिससे पता चलेगा कि हरियाणा में किसकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है, ये हमें पता चलेगा। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से इस शो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।